जय हिंद साथियों। शिक्षण विधियों शिक्षण विधियों के एक और महत्वपूर्ण खंड पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए हूं और निश्चित तौर पर मैं ये प्रयास करूंगा इस संपूर्ण सत्र में कि चर्चा न केवल प्रभावी बने, बहुत ज्यादा उपयोगी बने, बल्कि वो आपके ऐसे तमाम संशय, आपकी तमाम आशंकाएं जो इस टॉपिक को लेकर के रहती हैं और कुछ विवादास्पद कहीं कोई खंड तथ्य आपने कहीं पढ़ा है, उनका भी आपका समाधान करने में सक्षम हूं। तो मैं इस संपूर्ण टॉपिक को बहुत व्यापक रूप से और बहुत विस्तार देते हुए और प्रत्येक सामग्री जब आएंगी, प्रत्येक सामग्री का वर्णन विस्तार करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरा यह प्रयास रहेगा इस संपूर्ण सत्र में कि मैं आपके साथ संवाद ऐसा करूं जो आपके दिमाग पर छप जाए। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक आपके सामने है, टॉपिक है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, या जिन्हें बहुसंवेदी सामग्रियां कहेंगे, या जिन्हें श्रव्य दृश्य सामग्रियां कहेंगे। तो क्या होती हैं ये सामग्रियां, क्या रोल होता है इनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। चूंकि हम जानते हैं कि कोई अवधारणाएं बच्चों के सामने जब प्रस्तुत की जाती हैं तो शिक्षक का यथासंभव यह प्रयास होता है कि वो जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अपने वास्तविक रूप में बच्चों तक पहुंचे, और उस रूप में बच्चों तक पहुंचे जिस रूप में वो प्रस्तावित की गई है, डिजाइन की गई है, उसे पाठ्यक्रम में जो रखा गया है वो अवधारणा, और जिस उद्देश्य से रखा गया उस उद्देश्य की प्राप्ति वो कर सके, इस उद्देश्य के लिए। लेकिन शिक्षक जब व्यवहारिक तौर पर कक्षा में शिक्षण कराता है तो कई अवधारणाएं ऐसी होती है निश्चित तौर पर, जिन अवधारणाओं को वो केवल अपनी संवादात्मक शैली में, केवल सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुतिकरण करके उसे वास्तविक रूप में उन अवधारणाओं को बच्चों तक नहीं पहुंचा पाता है। ऐसा कई बार होता है, कई टॉपिकों पे होता है। तो वहां पर ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया और ये शिक्षाविदों ने इसकी महती आवश्यकता इतनी ज्यादा समझी कि इस बात को कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यदि प्रभावी शिक्षण कराना है, यदि बच्चों के अधिगम को स्थायी बनाना है, तो निश्चित तौर पर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का प्रयोग अनिवार्यतः किया जाए। और इसीलिए हम जब शिक्षक प्रशिक्षण करते हैं, बीएड या बीएससी करते हैं, आपने देखा होगा उस समय हमारा बहुत ज्यादा कहीं ध्यान इस बात के ऊपर फोकस कराया जाता है हमारे माननीय शिक्षकों के द्वारा कि हम अपनी विषय वस्तु को कुछ सामग्रियों के प्रयोग के साथ, यथासंभव और अधिकाधिक सामग्रियों के प्रयोग के साथ बच्चों को हम समझाने के लिए कक्षा में प्रस्तुत हों। और इसीलिए हम अपने जो लेसन प्लान होता है वहां पे निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं इस सामग्रियों का समावेश करते हैं। तो क्या होती है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, और देखो नाम से स्पष्ट है, चूंकि हम इन तीनों शब्दों पे बात करेंगे। श्रव्य दृश्य सामग्रियां क्यों है, बहुसंवेदी शब्द इसके साथ क्यों लगा हुआ है, एक न्यून लागत एक शब्द लगा हुआ कि न्यून लागत वाली, तो न्यून लागत में हम बात करेंगे, जब लागत कम ज्यादा की बात होगी वो हमारी चर्चा में आ जाएगा। लेकिन पूरा टॉपिक जो है वो सारा का सारा उन सब सामग्रियों के आसपास सिमटा पड़ा है जो परीक्षा में सैकड़ों बार पूछी जा चुकी है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां कौन सी होती है, और नाम से स्पष्ट है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां। तो वे सामग्रियां जो शिक्षण को, आप देखो दोनों चीजों में सहायता दे, शिक्षण में सहायता दे और अधिगम में सहायता दे। तो वे सामग्रियां जो शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं, अधिगम को गहन बनाती हैं, शिक्षण को प्रभावी बनाएंगी, अधिगम को गहन बनाने में सहायता देंगी, वे सभी सामग्रियां जो उस अवधारणा से जुड़ी होती हैं, उन सामग्रियों को शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां कहा जाता है। और ये सामग्रियां जो होती है ये किसी भी रूप में हो सकती है। इनके रूप प्रकार जो अभी हम वर्गीकरण करेंगे आगे जाकर के, उस वर्गीकरण में हम देखेंगे तो इनके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है ये सहायता केवल देख करके दे रही हो, आप देखते हैं और देख करके आपकी अवधारणा स्पष्ट होती है। हो सकता है आपको ये सहायता सुन करके, सुनने के माध्यम से आपको दे रही हो, ये आपको कुछ सुनाती है और अवधारणा क्लियर होती है। और हो सकता है ये दोनों काम करती हो, सुनाती भी हो और देख, आप जिन्हें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। वो हम संवेदना, बहुत संवेदी का मतलब यही है जिसमें आपकी एक से ज्यादा सेंस, मोर देन वन सेंसेस आपकी काम करती है। मोर देन वन सेंस, आपकी जो 5 इंद्रियां होती हैं, उन 5 इंद्रियों में बहुत संवेदी यानी कि एक से अधिक इंद्रियां काम करें, यानी कि देखना भी हो, सुनना भी हो, स्पर्श करना भी हो,
बहुसंवेदी का मतलब कम से कम दो तो हो, तभी बहुसंवेदी। तो श्रव्य दृश्य सामग्री है जिसपे हम देखने और सुनने का काम करेंगे। अनुभवजन्य सामग्रियों की भी हम बात करेंगे, प्रक्षेपित अप्रक्षेपित सामग्री की हम बात करेंगे, और शिल्प के अनुसार भी हम बात करेंगे, कठोर और मृदुल जो अप्रोच है उसके हिसाब से बात करेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो आप प्रत्येक दृष्टिकोण से इन शिक्षण सहायक सामग्रियों को समझिए। मैं 2 सेशन में इसको पूरा करूंगा और मैं चाहूंगा कि हर बात आपके सामने बहुत दृढ़ और मजबूत और अच्छे तरीके से आपके सामने हो सकता है अगर मैं चर्चा मेरी बड़ी हुई तो हो सकता है दूसरे 2 की जगह तीसरा भी सेशन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रत्येक बात आपके सामने इतने अच्छे तरीके से की जाए, करी जाए कि आपको पढ़ने में मजा आ जाए। तो शिक्षण अधिगम और फिर इनका महत्व क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ऐसी सामग्रियां जो बच्चों को अधिगम में गहनता प्रदान करती हैं, शिक्षक को शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करती हैं, जो अधिगम उत्प्रेरक होती हैं, जो शिक्षण के उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति करती हैं, जो रोचक तरीके से, प्रभावशील तरीके से बच्चों तक अवधारणाओं को प्रस्तुत करती हैं, उन सभी सामग्रियों को शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां कहा जाता है। मैं प्रस्तावना के साथ बात करता हूं, मैं अपनी बात एक भूमिका बना करके, उसके बाद हमारी बात धीरे 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 परवान चढ़ेगी और फिर हम लोग बात करेंगे। तो मैं लिखना एक बार शुरू करता हूं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कई बार कुछ जटिल अवधारणाओं को केवल सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत करने पर वे अवधारणाएं विद्यार्थियों तक प्रभावी रूप से प्रेषित नहीं हो पाती तथा उन अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों, बल्कि मैं और शब्द लूं, शिक्षण उद्देश्यों की भी पूर्ति संभव नहीं होती। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, एक अध्यापक कक्षा में जब कुछ अवधारणाएं बच्चों को पढ़ाता है और उन अवधारणाओं को बच्चों तक प्रेषित करने की प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक जो बताना चाह रहा है, जो पढ़ाना चाह रहा है, बच्चों की जो समझ में आना चाहिए, उसे पढ़ाने के पीछे जो उद्देश्य निहित है, जो उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, वो उद्देश्य उस रूप में प्राप्त नहीं हो पाता, या बिल्कुल प्राप्त नहीं हो पाता, या उतना प्राप्त नहीं हो पाता जितना सोच करके। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि वो अवधारणा इतनी जटिल है कि उसे अगर कुछ सामग्रियों के प्रयोग से समझाया जाता, मूर्त माध्यमों से समझाया जाता, तो शायद बच्चों के दिमाग में उसमें बहुत ज्यादा कहीं जाकर के वो एकदम प्रहार करता, और बच्चे कहीं उसको उस रूप में देखते, मूर्त रूप में देखते, तब उस अवधारणा को सैद्धांतिक तौर पर कहीं वो कनेक्ट कर पाते। तो ऐसा कई बार होता, और एक शिक्षक के तौर पे आप स्वयं इसे आप महसूस करने वाले हो कि कई अवधारणाओं में यदि आपके पास सामग्री होती है तो आप ज्यादा प्रभावशाली तरीके से आप बच्चों तक उसे प्रेषित कर पाते हो। तो ये होता है। तो अतः मतलब हमने एक प्रॉब्लम लिखी, एक समस्या लिखी कि कई बार शिक्षण प्रक्रिया में, अधिगम प्रक्रिया में ऐसा होता है। अतः
ऐसी दशा में, अतः ऐसी दशा में, चलिए ये कंटिन्यू है, ऐसी दशा में यह आवश्यक होता है, यह आवश्यक हो जाता है, यह आवश्यक हो जाता है कि उन अवधारणाओं का उन अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण, प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करने के लिए, करने के लिए कुछ सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, कुछ सहायक सामग्रियों का प्रयोग, सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। और ध्यान रखो यहां से मेरी परिभाषा निकल करके आ रही है, शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा मैं निकालूंगा, क्योंकि जटिल अवधारणाएं हैं, बच्चों तक आप सैद्धांतिक तौर पे आप प्रस्तुत कर रहे हो, बच्चा उस रूप में नहीं समझ पा रहा है जिस रूप में आप वास्तव में प्रेषित करना चाह रहे थे, उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जो उद्देश्य प्राप्त करना उसमें निहित था उस अवधारणा में, क्योंकि प्रत्येक अवधारणा को बच्चों के सामने बताने के पीछे कोई उद्देश्य निहित अवश्य होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती ही उद्देश्यपूर्ण है, तो फिर आपको वो उद्देश्य प्राप्त करना है, आपको वो अवधारणा बच्चों तक प्रभावशाली तरीके से प्रेषित करनी है, तो फिर ये जरूरी हो जाता है, ये आवश्यक हो जाता है कि आप उन अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करने के लिए कुछ सहायक सामग्रियों को प्रयोग लें। और ये जो सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेंगे, यही शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां होंगी, यही बहुसंवेदी सहायक सामग्रियां होंगी, यही आपकी श्रव्य दृश्य सामग्रियां होंगी। और इसको मैं अब परिभाषित कर रहा हूं, अतः अतः ऐसी सहायक सामग्रियां, अतः ऐसी सहायक सामग्रियां जो शिक्षण को प्रभावी, जो शिक्षण को प्रभावी बनाती है, शिक्षण को प्रभावी बनाती है, अधिगम को गहनता प्रदान करती है, अधिगम को गहनता प्रदान करती है। और ध्यान रखो इसमें, देखो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी परिभाषा हम बता रहे हैं, दोनों चीजें शामिल, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, ध्यान रखो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, ये बहुसंवेदी सामग्रियां, ये श्रव्य दृश्य सामग्रियां, ये केवल अकेले शिक्षक की मदद नहीं करेंगी, विद्यार्थी की भी करेंगी, शिक्षक की शिक्षण में करेंगी और अधिगमकर्ता की विद्यार्थी की सीखने में करेंगी। तो इसीलिए इनको हम ज्यादा अच्छा, कई जगह आप देखते हैं केवल शिक्षण सहायक सामग्री नाम आता है, कई जगह केवल सहायक सामग्री नाम आता है, कई जगह पूरा नाम आता है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, कई जगह बहुसंवेदी सहायक सामग्रियां या बहुसंवेदी सामग्रियां, कई जगह श्रव्य दृश्य सामग्रियां, नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सामग्रियां हम उन्हीं सबका अध्ययन करेंगे, हमारा अध्ययन जाकर के टिकेगा वहीं का वहीं। तो ये जो स्थिति होती है, जो शिक्षण को प्रभावी बनाती है और अधिगम को गहनता, शिक्षण को मैं अंडरलाइन, जो शिक्षण को प्रभावी और अधिगम को गहनता प्रदान करती हैं, साथ ही विषय वस्तु का, विषय वस्तु का प्रेषण, विषय वस्तु का प्रेषण, बल्कि प्रभावोत्पादक, दूसरा शब्द लूं प्रभावोत्पादक, प्रभावोत्पादक बनकर प्रक्रिया को
प्रक्रिया को रोचक बना देता है, प्रक्रिया को रोचक बना देता है। उन्हें शिक्षण अधिगम, उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां या श्रव्य दृश्य सामग्रियां, श्रव्य दृश्य सामग्रियां या बहुसंवेदी सामग्रियां, बहुसंवेदी सामग्रियां कहा जाता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, और आश्चर्य क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये सब शिक्षण विधियों में कॉमन टॉपिक है। गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, भाषा विषयों में, पर्यावरण में, सभी में ये कॉमन टॉपिक है। और ये एक टॉपिक है, आप इसको जितना विस्तार दे, एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वो इसको इतना विस्तार दे कि सब विषय उसमें समाहित हो जाए। तो मैं इसीलिए सब प्रकार की सामग्री, मैं आपको इतनी सामग्रियां एक साथ इसमें लेकर के विस्तार से आपके साथ वर्णन करूंगा, उनकी व्याख्याएं करूंगा, उनके उपयोग समझाऊंगा कि आपको सच में ये सेशन जो है, दोनों तीनों सेशन जो भी बनेंगे, देखते हैं कंटेंट मैं कितना ज्यादा आपको डिटेल में ले जाकर के समझाता हूं तो कितना ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, एक जगह हम टॉपिक को जब कंप्लीट करके अगले टॉपिक के लिए छोड़ेंगे, वो अपने आप में कंप्लीट खंड होगा। ये मैं प्रयास जरूर करूंगा। तो उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है, बहुसंवेदी सामग्री कहा जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहा जाता है, जो शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगी, अधिगम की गहनता को बढ़ाएंगी, विषय वस्तु का प्रेषण बच्चों तक सही तरीके से। हालांकि अभी हम इसके महत्व जो लिखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्रियों के जो महत्व होते हैं, परीक्षा में कई बार आते हैं प्रश्न कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के या बहुसंवेदी सहायक सामग्रियों के महत्व कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो अभी हम कई सारे महत्व लिखने वाले हैं इंपोर्टेंट। तो एक कथन मुझे याद आ रहा है, बात चर्चा करते करते एक बात कही गई कि एक बार देखना 1000 बार सुनने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। और ये प्रश्न शायद किसी परीक्षा में आया है। ये प्रश्न ऐसे आया था कि एक बार देखना 1000 बार सुनने से बेहतर है। ये कथन निम्न में से किसके लिए कहा गया है? शिक्षण विधियों के लिए, सहायक सामग्रियों के लिए, और जो भी थे, तो उसमें जो 4 विकल्प थे, वो ये कथन सहायक सामग्रियों के लिए था। एक बार देखना 1000 बार, आप 1000 बार सुनोगे, उससे ज्यादा आप एक बार देख लोगे तो आपको याद होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जो संवेदनाएं हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो सीखने के काम को जो कर रही हैं, तथ्यों को ग्रहण करने के, याद रखने के काम को कर रही है, तो उनका भी प्रतिशत अलग अलग है। यानी कि कानों से सुना हुआ प्रतिशत अलग होगा, आंखों से देखा हुआ प्रतिशत अलग। इस प्रतिशत पे भी हम लोग बात करेंगे, इस पे भी हम लोग बात करेंगे कौन सी। ये भी एक विद्वान ने इसके बारे में कहा है कि ये आंखों से देखने पे इतना प्रतिशत याद रहता है, कानों से सुनने पे इतना प्रतिशत याद रहता है, आप छूते हो, टच करते हो तो आपको इतना याद होता है, अन्य कोई सामग्री होती है उससे इतने, वो अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये हमने एक जैसे बात की कि ये अधिगम शिक्षण सहायक सामग्रियां, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां कौन सी होंगी। और इन शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों को हम बहुसंवेदी सामग्री कह लें, श्रव्य दृश्य सामग्री के लिए, श्रव्य यानी कि सुनने भी है और दृश्य देखने की भी। और हम तो जो अभी कैटेगराइज करेंगे उसमें हम तीनों प्रकार की सामग्रियां, तो श्रव्य दृश्य सामग्रियां जो शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाएंगी और शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के साथ साथ अधिगम को गहनता प्रदान करेंगी। और हम अभी इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। मैं जैसे बात कर रहा था कि देखना सुनना जो होता है, उस देखने सुनने में आपको ये आपको स्पष्ट तौर पे इस बात का अच्छे से आपको आभास है कि एक बच्चा जब सैद्धांतिक के बजाय जब मूर्त रूप में कहीं अधिगम करना शुरू कर देता है, तो उसके द्वारा सीखे गए ज्ञान का स्थायित्व जो होता है वो केवल सैद्धांतिक की तुलना में ज्यादा होता जाता है। तो मैं जैसे उस बात को अभी बोल रहा था, अभी हम परिभाषा के तौर पर भी इसे देखेंगे। एक बार देखना, एक बार देखना 1000 बार सुन, ये प्रश्न आया परीक्षा में, 1000 बार सुनने
से अधिक बेहतर होता है। तो ये जो कथन है कि एक बार सुनना, एक बार देखना 1000 बार सुनने से ज्यादा बेहतर होता है, तो प्रश्न यही था कि ये प्रश्न निम्न में से किसके संदर्भ में कहा गया, और वो हमको याद रखना था कि ये जो कथन था ये श्रव्य दृश्य सामग्रियों के लिए, यानी कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के लिए कहा गया। अभी हम जब इसके महत्व देखेंगे, महत्व अभी हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो मैं अभी जैसे एक बात ये बोल रहा था कि देखने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, आप देखिए विद्वानों ने जैसे इस बात को कहा कि अगर हम जैसे इसका एक वर्गीकरण करें, अगर हमारी इंद्रियों में, मैं इसको पहले तो इस कथन को मैं, चलिए मैं इसको पूरा करता हूं। यह कथन बहुसंवेदी यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्रियों के लिए, सामग्रियों के संबंध में कहा गया है। और मैं जिस बात कर रहा था, आप देखें, अधिगम का प्रतिशत, अधिगम का प्रतिशत। और देखो शिक्षाविदों ने इस बात को कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देखना भी होता है, सुनना भी होता है, आपकी जो स्पर्श करना भी होता है, अन्य सामग्रियां भी होती हैं। तो अन्य कोई माध्यम होते हैं तो उनके माध्यम से सीखने का प्रतिशत जो है, तो आप देखें देखने के माध्यम से, 40% अधिगम होता है। देखने के माध्यम से सुनने के माध्यम से 25% अधिगम होता है। स्पर्श करना, तीसरी इंद्री स्पर्श करना, इसके माध्यम से 17% अधिगम होता है। और अन्य माध्यमों से 18% अधिगम होता है। 40 और 25, 65, 17, 82, 1800 बिल्कुल सही है। आप देखो 100% अधिगम में, आप मात्राएं देखो, मात्राएं सुनने के माध्यम से 25% है, सुनने के माध्यम से 25% है, देखने के माध्यम से 40% है। बच्चा अगर देखेगा तो 40% याद रखेगा, सुनेगा तो 25% याद रखेगा, अगर स्पर्श करेगा, छुएगा, ये अधिगम का प्रतिशत है। ये एक विद्वानों ने कहा। तो एक बार देखना 1000 बार सुनने से बेहतर होता है, तो एक बार देखना, देखने से अधिगम जो है आपका सुनने की तुलना में ज्यादा आ रहा है। तो निश्चित तौर पर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां वे सामग्रियां मानी जाएंगी जो बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उनको क्रियाशील रखती हैं, सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं, अधिगम को गहनता प्रदान करती हैं, उस प्रकरण को, उस विषय वस्तु को बच्चों तक प्रेषित अच्छे तरीके से करती हैं, शिक्षण के उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति करती हैं या अधिकतम प्राप्ति करती हैं। तो अभी इन चीजों को मैं महत्व में अभी आपको लिखाने वाला हूं, और ये प्रश्न परीक्षा में आता भी है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की क्या महत्व होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो इस पे अभी हम लोग एक चर्चा करेंगे। मैं इसमें कुछ परिभाषाएं आपके साथ, महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है, एक बार महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। क्या परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आप देखें। और 3 परिभाषाएं हैं, ये मैंने इसलिए लिख दी आपको कि आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, समय भी आपको बचेगा। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग की परिभाषा क्या है? शिक्षण के स्तर को, आप देखें दिख रहा है आपको, शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए विद्यालय में शिक्षण सामग्री का होना, शिक्षण सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि आप देखो शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए
निसंदेह इससे देश के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो सकती है। तो ये कोठारी आयोग का ये कहना था। परिभाषाएं हमारे कहीं काम तो आती है, ये किसकी परिभाषा है, लेकिन इस संदर्भ में काम आती है कि वो एक्चुअल में टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो सकती है, ये तक कोठारी आयोग ने इस बात को कहा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, ये एक परिभाषा इंपोर्टेंट। श्रव्य दृश्य सामग्रियां, श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं, कारणों तथा प्रभाव संबंधी नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देती है। लाभ उठाने का अवसर देती है, यानी कि जितने भी श्रव्य दृश्य उपकरण है, जिन्हें हमने बहुसंवेदी कहा, ये जो सीखने वाले व्यक्ति यानी कि अधिगमकर्ताओं को घटनाओं को, वस्तुओं को, कारणों को प्रभाव संबंधी नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यानी कि जो अधिगम करता है वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाता है। इसको देखिए, इस परिभाषा को मुफात ने क्या कहा। मुफात ने कहा कि सहायक सामग्रियां हमें ज्ञान देती हैं। देखो इसमें तो कई सारी चीजें आ गई हैं, इनका क्या महत्व होता है। सहायक सामग्रियां हमें ज्ञान देती हैं, शब्द और वस्तु का संबंध स्पष्ट और सरल, शब्द और वस्तु का मतलब है कि जो सैद्धांत, शब्द मतलब सैद्धांतिक ज्ञान, वस्तु मतलब मूर्त वस्तुएं। तो हमने जैसे अभी हम इसको महत्व में लिखेंगे, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत इसमें नहीं तो होता है। शब्द जो बच्चा सुन रहा है और वस्तुएं जो देख रहा है उनके संबंध को स्पष्ट करती है। तो शब्द और वस्तु का संबंध स्पष्ट और सरल कर देती है, विद्यार्थी का समय बचाती है, बच्चा अधिगम प्रक्रिया को जल्दी कैच करेगा, सौंदर्यात्मक ज्ञान का विकास करती है और कल्पना को उत्तेजित करके निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। तो निरीक्षण शक्ति का विकास भी बच्चों का होता है शिक्षण सहायक सामग्री में। तो ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ बिंदु बनेंगे और ये बिंदु बड़े अच्छे होते हैं। यहां से एक प्रश्न आपका कई बार उठता है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का निम्न में से एक महत्व नहीं होता है। ये एक चर्चा का बिंदु, और मैं कुछ अच्छे महत्व आपको लिखा हूं, बिंदुवार बड़े अच्छे श्रेष्ठ महत्व पर हम लोग बात करेंगे। तो शीर्षक आएगा हमारा अगला, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का महत्व या बहुसंवेदी सहायक सामग्रियों का महत्व। कुछ भी के लिए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का महत्व। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का महत्व। चलिए, तो क्या क्या महत्व है, प्रत्येक महत्व पे हम लोग अच्छी से बात करेंगे, समझ करके बात करेंगे। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और परीक्षा में सबसे ज्यादा आता है, मैं एक प्रश्न देख रहा था, शायद राजस्थान सेकंड ग्रेड में था, एक प्रश्न था कि निम्न में से शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का प्रमुख महत्व है, प्रमुख महत्व। और आप देखो जो चारों विकल्प थे, वो प्रश्न मैं अभ्यास में या मॉडल पेपर में ले लूंगा। जो चारों प्रश्न थे, उन चारों प्रश्न वो जो चारों विकल्प थे उस प्रश्न के चारों सही थे। शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में चारों सही थे, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन बात पूछ रही प्रमुख महत्व की, और प्रमुख महत्व में वो महत्व सर्वोपरि माना जाएगा जिसको ध्यान में रख करके शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की कल्पना की गई। तो और वो महत्व होता है, उसके सुन लीजिए। उसके बाद सबसे पहले, इसीलिए उसको पहले नंबर पर लिखा रहा हूं कि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा सीखता है। ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम, ज्ञानेंद्रियों, तभी तो हमने बहुसंवेदी भी कहा इसको। ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके बच्चा ज्ञान को अर्जित करता है, फलस्वरूप जो ज्ञान उसने सीखा है वो अपेक्षाकृत हमेशा स्थायी होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ज्ञानेंद्रियों का ये पहले नंबर पे है। और ध्यान रखो, जब 3-4 विकल्प ऐसे आ जाएंगे जहां पर वो तीनों चारों समान से दिखेंगे, तो आपको वरीयता ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को सबसे पहले देनी है, ये टॉप पे रहेगा। ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखता है, फलस्वरूप अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, अर्जित ज्ञान स्थायी होता है।
ये सबसे पहला पहला महत्व होता है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का। दूसरा दूसरा क्या होगा? नंबर 2, अधिगम उत्प्रेरक होती हैं। अधिगम उत्प्रेरक। और अधिगम उत्प्रेरक, अधिगम सीखना, उत्प्रेरक जो प्रेरित करने वाली। तो ऐसी सामग्रियां होती है जो बच्चों को अधिगम के लिए उत्प्रेरित करती हैं, उकसाती हैं। और आप इस बात को समझते हो कि जब अध्यापक कुछ सामग्री के साथ बच्चों के बीच में जाता है, कुछ रोचक सामग्रियां लेकर के, तो बच्चे जो सीखने में कहीं इच्छुक नहीं होते हैं, सैद्धांतिक तौर को बड़ा एक एज यूजुअल नीरसता के माहौल में लेते हैं। वो जैसे उन सामग्रियों को देखते हैं, उनके अंदर एकदम क्रियाशीलता आ जाती है, सक्रिय करंट सा आ जाता है, और यार इससे सीखेंगे, यार ये बड़ी मजेदार चीज दिख रही है। और निश्चित तौर पर वो चीज जो उस बच्चे को जो सीखने में इच्छुक था ही नहीं, उसको भी सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए हमने कहा अधिगम उत्प्रेरक, सीखने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करने वाली, प्रेरित करने वाली। अधिगम उत्प्रेरक यानी सीखने के लिए प्रेरित करने वाली होती है। नंबर 3, क्रियाशील अधिगम। क्रियाशील अधिगम को प्रोत्साहित करती है। क्रियाशील अधिगम को प्रोत्साहित करती है। बच्चा सक्रिय होकर के सीख सके, क्रियाशील होकर के सीखे, तो सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करती है। नंबर 4, जटिल अवधारणाओं, जटिल अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, जटिल धारणाओं का स्पष्टीकरण सरल रूप में, सरल रूप में करती है। जो जटिल अवधारणाएं होती है, कठिन अवधारणाएं हैं, बच्चा जिनको सैद्धांतिक तौर पे समझ नहीं पा रहा है, जो मैंने आपको बिल्कुल प्रारंभ में कहा, तो उन अवधारणाओं को जब आप इन बहुसंवेदी सामग्रियों की सहायता से, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की सहायता से समझाते हैं, तो बच्चा उन्हें ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा प्रभावशील तरीके से बच्चा उनको कहीं सीखता है, और वो उसके दिमाग में उसके तौर पर रहती है। अगला चौथा, 5वां, प्रत्यक्ष अनुभवों, प्रत्यक्ष अनुभवों से अधिगम होता है, जिसे प्रत्यक्ष अनुभव से अधिगम होता है, जिससे मूर्त से अमूर्त, जिससे मूर्त से अमूर्त की श्रेणी में, की श्रेणी में रखा जा सकता। तो मूर्त से अमूर्त होता है, मूर्त से अमूर्त अधिगम करते हैं बच्चे। तो प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पे देखते हैं, वो सैद्धांतिक तौर पे केवल सुनने का काम नहीं कर रहे, मूर्त अनुभव से काम हो रहा है। अगला 6, शिक्षण उद्देश्यों की, शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति, अधिकतम प्राप्ति का माध्यम होती है। और ध्यान रखो, मैंने कहा अधिकतम प्राप्ति है ना, मैंने अंडरलाइन किया, अधिकतम प्राप्ति। शिक्षण उद्देश्य जो है उसके पीछे, उस विषय वस्तु को पढ़ाने के पीछे, तो अधिकतम उद्देश्य, उनकी अधिकतम प्राप्ति, मैक्सिमम उनका जो अचीव है उनको करना, ये पॉसिबल हो पाता है इन बहुसंवेदी सामग्रियों के माध्यम से।
क्योंकि मैंने कहा कि केवल आप सैद्धांतिक तौर पर पढ़ाते हो, जटिल विषय वस्तु है तो उसमें जो निहित उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति का माध्यम होती है। सातवां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की नीरसता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की नीरसता को समाप्त करती है, समाप्त करती है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये तो इसमें कि नीरसता यानी कि रोचक बनाएंगी संपूर्ण प्रक्रिया को, जो नीरसता उसको समाप्त करेंगी। नंबर 8 शिक्षण नीरसता को समाप्त करती है निरीक्षण शक्ति, जो भी हमने परिभाषा में भी देखा था, निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। तो बच्चे जब इसको देखते हैं तो देखने के माध्यम से बच्चों को कहां कहां फोकस करना है, क्या क्या फोकस करना है, जब बच्चे को ये लक्षण आने लगता है, ये तमीज आने लगता है, ये सलीका आने लगता है, तो ध्यान रखो, फिर इसे कहते हैं बच्चों की निरीक्षण शक्ति का विकास होना। तो जब आप किसी अवधारणा को, कोई कॉन्सेप्ट को शिक्षण अधिगम सामग्रियों के माध्यम से समझाते हो तो बच्चों का सबसे बड़ा फायदा एक ये भी होता है कि उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास हो रहा होता है। वो किसी वस्तु को किस एंगल से देखें, किस दृष्टिकोण से देखना है और किस उद्देश्य से देखना है, इसका सलीका सीख पाते हैं। इसे हम कहते हैं निरीक्षण शक्ति का विकास होना। तो 8वां, 9वां एक और लिख देता हूं मैं। 9वां, संज्ञानात्मक के साथ साथ, संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष का भी विकास करती है। पक्ष का भी विकास करती है। तो होता क्या है, ये क्या होता है, आप देखिए बच्चा जब सैद्धांतिक तौर पे किसी वस्तु को पढ़ता है, बच्चे को सैद्धांतिक तौर पे पढ़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा जो विकास हो रहा होता है वो उसकी बौद्धिक क्षमताओं का, संज्ञानात्मक पक्ष का हो रहा होता है। लेकिन जब आप उसे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के माध्यम से जब आप उससे पढ़ाते हो तो उसके अंदर से कहीं रुचि आने लगती है। ये रुचि आना, ये उसके भावात्मक पक्ष का विकास है। वो अपने हाथों से उलट पलट करके ऐसे वैसे कुछ चीजों को देखता है, समझता है, करता भी है। तो हमने जैसे कहा कि संज्ञानात्मक के साथ साथ उसके भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का, इनका भी विकास होता है। और ध्यान को व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास हो, यह अत्यंत आवश्यक होता है। तो हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के कई सारे महत्वों को इस रूप में हम समझ सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि एक बार सुनना, एक बार देखना 1000 बार सुनने से ज्यादा बेहतर होता है, ये कथन शिक्षण सहायक सामग्रियों के संबंध में कहा गया। देखने, सुनने, स्पर्श करने, अन्य माध्यमों से सीखने का प्रतिशत कितना कितना होता है, इस पे हमने बात की। क्या परिभाषा है, क्या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री क्या होती है, इस पे हमने बात की, जो शिक्षण को प्रभावी बनाए, अधिगम को गहनता प्रदान करे। तो जटिल अवधारणाओं पर समझ अगर बनानी होती है तो आप जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हो, उपयोग करते हो, उसे बच्चों तक सही तरीके से प्रेषित करने में, और ये जो मैंने महत्व बताई, इन सारे महत्वों को दृष्टिगत रखते हुए जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, वही सामग्रियां शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती हैं। तो ये इनकी एक रूपरेखा रही, इनकी चर्चा रही कि ये है क्या, ये है क्या और इनके महत्व क्या है, इसको लेकर के हमारी ये चर्चा रही। उसमें हमने कुछ परिभाषाओं को जोड़ा। अब सवाल ये है कि ये होती कितने प्रकार की हैं। तो जब ये सवाल आता है कि कितने प्रकार की होती हैं, तो हमारा फिर प्रश्न होता है कि हम किस आधार पर पूछ रहे हैं, किस आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार पूछे जा रहे हैं। क्या ज्ञानेंद्रियों के यानी कि संवेदनाओं के आधार पर पूछे जा रहे हैं, क्या प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन या नॉन प्रोजेक्शन के आधार पर पूछा जा रहा है, या अप्रोच के आधार पर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अप्रोच के आधार पर पूछा जा रहा है। तो हम इस बात को जब करते हैं कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के ये प्रकार होते हैं, तो फिर हमारा दूसरा प्रश्न होता है कि किस आधार पर,
और आधार के साथ हम बात करेंगे, और आधार के साथ हम बात करेंगे। तो चलिए मैं अगला जो महत्वपूर्ण खंड है इसके साथ, क्योंकि उसका पूरा जो विस्तृत पार्ट है वो मैं अगले खंड में बताऊंगा। तो शिक्षण अधिगम स्लाइड में सोच, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं, तो मैं एक बार मैं देख लेता हूं। चलिए, बहुत संवेदीय है, बल्कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, है ना, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ऐसे लिखो, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों यानी कि संवेदनाओं के आधार पर, के आधार पर शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, सहायक सामग्रियां 3 प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं, और वो 3 प्रकार कौन से हैं, अब उनको हम ध्यान से देखेंगे। और मुझे ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड के बाद फिर एक बड़ी स्लाइड मुझे बनानी है, क्योंकि वहां सामग्रियां बहुत ज्यादा आएंगी। सबसे पहले पहले आएंगी श्रव्य सामग्रियां, श्रव्य सामग्रियां, ऑडियो, ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स, श्रव्य सामग्रियां सबसे पहला प्रकार होगा। एक संवेदना की हम सुनने की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर यानी कि संवेदनाओं के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियों के हम 3 प्रकार की बात कर रहे हैं, श्रव्य सामग्रियां, दृश्य सामग्रियां और श्रव्य दृश्य सामग्रियां। और परीक्षा में ये तो आधार पर वर्गीकरण कई बार पूछा गया है कि निम्न में से केवल दृश्य सामग्री कौन सी है, निम्न में से केवल श्रव्य सामग्री कौन सी है, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है। इस आधार पर ही एक हमारा प्रश्न यहां से इंपोर्टेंट क्लियर होता है। तो श्रव्य सामग्री कौन सी होती है, जिन्हें केवल, जिन्हें केवल सुना जा सकता है, जिन्हें केवल सुना जा सकता है। और अभी ये कौन कौन सी है, इस पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और फिर कौन कौन सी है इस पे हम चर्चा करेंगे, और फिर उन कौन कौन सी का विस्तार क्या है, कौन कौन सी के अच्छे से एक एक सामग्री को समझे, उनके काम क्या है, किस काम में आती है, किस अवधारणा को स्पष्ट करने में काम आती है, इसको भी हम समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि पूरा सेशन आपके लिए 2-3 खंड अगर बने, 3 अगर 2 तो बन ही रहे, 3 खंड भी अगर हुए, तो पूरा टॉपिक विस्तार से अच्छे से समझ में आए, हर बच्चा इसको बहुत दृढ़ तरीके से इसको समझे। तो ये तो पहली होगी। दूसरी कौन सी होगी, दूसरी नंबर 2, दृश्य सामग्रियां, दृश्य सामग्रियां यानी कि विजुअल एड्स, विजुअल एड्स, जिन्हें केवल, जिन्हें केवल देखा जा सकता, जिन्हें केवल देखा जा सकता है। और ध्यान रखो, ये वर्गीकरण चूंकि हमारा ज्ञानेंद्रियों के आधार पर चल रहा है, देखने, सुनने, स्पर्श करने, स्वाद लेने, तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है उस आधार पर तो हम बात करें, तो इसीलिए उस आधार पर हम केवल देखने और सुनने की बात करेंगे। प्रक्षेपण अप्रक्षेपण ये बात हम अलग प्रकार के वर्गीकरण में करने वाले हैं। तो दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, और तीसरी होती है श्रव्य दृश्य सामग्रियां, श्रव्य दृश्य सामग्रियां, श्रव्य दृश्य सामग्रियां, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स। और ये कौन सी होती है, जिन्हें देखा
जिन्हें देखा और सुना जा सकता है। जिन्हें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो तीन प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के आधार पर तीन प्रकार की सामग्री की हमने बात की। श्रव्य सामग्री जिन्हें केवल सुना जा सकता है, कौन सी होंगी इस पे भी हम बात करने वाले हैं। दृश्य सामग्री जिन्हें केवल देखा जा सकता है, और श्रव्य दृश्य सामग्री जिन्हें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। और आप में से बहुत सारे बच्चे इनमें से कई सारी सामग्री से परिचित है, लेकिन कुछ बारीक बातें तकनीकी बातों के साथ, इनके विस्तार के साथ उनके उपयोग है, परीक्षा में कई बार आते हैं। तो आप में से कई बच्चे हड़बड़ी में गलत कराते हैं, और कई कई सारी सामग्री तो ऐसी है जिनका उपयोग बच्चों को आपको पता ही नहीं है। तो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। मैं एक बार इनको बता दूं कि ये सामग्री कौन कौन सी है। तो इसको आप देखें, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, थोड़ा सा ऊपर तो नहीं हो गया, एक बार मैं इसको वापस मिटा कर लिखता हूं, थोड़ा सा नीचे। शिक्षण कट रहा है। शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां। सामग्रियां, तो चलो देखें एक बार। चलो सबसे पहली श्रव्य सामग्रियां, जो हमने कहा श्रव्य सामग्रियां। और ये कौन सी थी? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, इनमें से कौन सी जिस सामग्री का वर्णन करने की जरूरत नहीं है उसका नहीं करेंगे, लेकिन जिसके बारे में जरा सा भी बच्चों को लगेगा, चाहे लिंगवा फोन हो, ग्रामोफोन हो, सबके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, चिंता मत करो। तो ये तो होगी श्रव्य सामग्रियां। और बीच में जगह बहुत सारी चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सामग्री है वो दृश्य सामग्रियां है ना। तो एक बार मैं दृश्य सामग्रियों को पहले लिख देता हूं। चलो, दृश्य सामग्रियां, दृश्य सामग्रियां। चलो इनको देखें, ये थोड़ी सी ज्यादा है। कौन कौन सी है देखें? चार्ट, मॉडल, नक्शे, ग्राफ, पोस्टर, है ना, पोस्टर, मुद्रित सामग्रियां, मुद्रित सामग्रियां, कोई भी मुद्रित सामग्रियां हो। मुद्रित सामग्रियां मतलब आप देखो, मुद्रित सामग्रियां जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं, अखबार, ये सब उस श्रेणी में आएंगे ना, मुद्रित पुस्तकें। और देखो और क्या, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, प्लेनेल बोर्ड, प्लेनेल बोर्ड। और आप चिंता मत करो, इसमें से हर वस्तु, ये कभी केवल नाम वर्गीकरण लिखो, परीक्षा में ये वर्गीकरण आपको, ये चार्ट इस प्रश्न में काम देगा कि निम्न से कौन सी एक दृश्य है, निम्न से कौन सी एक श्रव्य है, या कौन सी श्रव्य दृश्य है। लेकिन इनके अंदर जो जो सामग्री मैं लिखा रहा हूं, प्रत्येक का विस्तार पूर्वक और किस काम में आती है और परीक्षा में सवाल कैसे कैसे आए हैं,
वो सब चर्चा मैं आपसे करूंगा विस्तार से। एक बार सामग्रियों को वर्गीकरण के तौर पर लिख लें तो बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, जियो बोर्ड, अबेकस, क्विज़नियर छड़े, सेक्सटेंट, मैजिक लालटेन, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपीस्कोप, एपीडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP जिसे बोलते हैं OHP, चार्ट, मॉडल, नक्शे, ग्राफ, पोस्टर, मुद्रित सामग्रियां, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, जियो बोर्ड, अबेकस, क्विज़नियर छड़े, सेक्सटेंट, मैजिक लालटेन, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपीस्कोप, एपीडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर। आपसे क्योंकि सारी की सारी सामग्रियों के बारे में मैं विस्तार से आपको बताने ही वाला हूं, तो हर सामग्री को आप केवल अभी वर्गीकरण के तौर पे देखें। तो और कोई ध्यान आ जाएगी तो मैं भी लिख दूंगा। तो ये हमारी होगी दूसरी। तीसरी कौन सी है? श्रव्य दृश्य सामग्रियां, श्रव्य दृश्य सामग्रियां जिन्हें देखा और सुना दोनों जा सकता है। तो ये कौन सी होंगी? टीवी, कंप्यूटर, सिनेमा, वृत्तचित्र, कठपुतली। मुझे बच्चों ने पूछा सर कठपुतली क्या है? तो कठपुतली केवल देखी देख के काम थोड़ी चलता है। कठपुतली जब तक बोलती नहीं है, जब तक मजा नहीं आता है। आप उसकी क्रियाओं को, उसके प्रस्तुतिकरण को देखते भी हो और उस जो बोलती है वो सुनते हो, तब आपको पता लगता है कि वो कठपुतली के माध्यम से कौन सा खेल हो रहा है। कठपुतली, नाटक, श्रव्य दृश्य सामग्री। और मैं समझ रहा हूँ कि तीनों के कलर अलग अलग है, बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है कलर अलग अलग है। तो ये सामग्रियां हैं, आप देखें, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के प्रकार ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, जिन्हें केवल सुना जा सकता है, जिन्हें केवल देखा जा सकता है और जिन्हें देखा और सुना दोनों जा सकता है। यहां से आपका एक प्रश्न, मोटा मोटी एक प्रश्न आपका बड़ा क्लियर होता है कि कौन सी सामग्री किस प्रकार की है, वो किस श्रेणी में रखी जाएगी। केवल दृश्य में आएगी, केवल श्रव्य में आएगी, दृश्य श्रव्य दोनों में आएगी। अब किस सामग्री का क्या काम है, ये मैं आपके साथ अगले सेशन में आपके साथ विस्तार से चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि फिर एक सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाए उसमें मजा नहीं आता है। लेकिन हमने इस सेशन में जो महत्वपूर्ण बातें की, क्योंकि स्लाइडें जब बनती हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि 7-8 स्लाइड अगर बन गई हैं तो इसका मतलब सेशन का टाइम, हालांकि अनुमान लग जाता है। ये भी एक अमूर्त सोच होती है कि आपको पता लग जाता है कि लगभग कितना समय हो गया। सबके पास होती है, मेरे पास नहीं, सबके पास होती है, कम या अधिक हो सकती है। तो चलिए, हमने जैसे बात की कि बहुसंवेदी सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां क्या होती हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्लाइडों को। उसके बाद अगले खंड में हम लोग विस्तार से उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमने जैसे क्या कहा, क्या होती है ये सब। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कई बार ये हमने एक इसकी भूमिका बनाई थी कि कई बार ऐसा होता है कि अवधारणाएं जटिल होती हैं और जटिल अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण बच्चों तक प्रभावी रूप से अगर किया जाए तो वो प्रेषित नहीं हो पाती और उन अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाले संभव नहीं हो पाती। तो ऐसी दशा में फिर क्या होता है, ऐसी दशा में फिर ये आवश्यक हो जाता है कि उन अवधारणाओं का
प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करने के लिए कुछ वस्तुओं का सहायता ली जाए, कुछ वस्तुओं को प्रयोग में लिया जाए, कुछ सामग्रियों को प्रयोग में लिया जाए। और जिन सामग्रियों को हम प्रयोग में ले रहे हैं उन्हीं सामग्रियों को हम क्या कहते हैं, तो परिभाषा हमने यह बनाई कि अतः ऐसी सहायक सामग्रियां जो शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं, शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं, अधिगम को गहनता प्रदान करती हैं, साथ ही विषय वस्तु का प्रेषण प्रभावोत्पादक बनकर प्रक्रिया को रोचक बना देता है, उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां या श्रव्य दृश्य सामग्रियां या बहुसंवेदी सामग्रियां कहा जाता है। तो ये एक मोटे तौर पे परिभाषा थी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इतनी प्रभावशाली बनाए कि विषय वस्तु का प्रेषण बच्चों तक हो जाए और शिक्षण तो प्रभावी बन जाए, ये तो शिक्षक की सहायता है, और अधिगम गहन बने ये विद्यार्थी, ये अधिगम की सहायता है। तो शिक्षार्थी को भी वो दे रहे हैं सहायता और शिक्षक को भी, शिक्षार्थी को सीखने में और शिक्षक को सिखाने में। इनको हम कहते हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां। और यह हमने एक कथन मेंशन किया कि एक बार देखना 1000 बार सुनने से ज्यादा बेहतर होता है, ये शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के बारे में कहा गया कथन है। और वहां हमने देखा देखना 40% सिखा देता है, सुनना केवल 25% सिखाता है, स्पष्ट करना 17%, अन्य माध्यम जो होते हैं वो 18%। ये एक आंकड़ा है। ये कुछ परिभाषाएं हमने देखी, महत्वपूर्ण शिक्षाविदों की परिभाषाएं थी, ये कोठारी आयोग की ये परिभाषा देखी हमने, क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा देखी, मुफात की ये परिभाषा देखी। और ये तीनों परिभाषाएं एक बार आप देखें, स्क्रीन में मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ये तीनों परिभाषाएं आपको समझने में आपको सहायता देंगी कि ये शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों को किस संदर्भ में हम लें, किस तरीके से हम लोग उसको समझें। और मुफात ने तो बहुत ज्यादा चीजों को हमें ज्ञान देती हैं, शब्द वस्तु का संबंध स्पष्ट करती हैं, सरल कर देती हैं, विद्यार्थी का समय बचाती हैं, सौंदर्यात्मक ज्ञान का विकास कर। हालांकि इसको महत्व हम सबको ले सकते हैं कई सारे बिंदुओं को, लेकिन मैंने आपको इंपोर्टेंट महत्व बताए जो परीक्षा से आपके जुड़ते हैं। तो ये शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के महत्व में ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करके बच्चा सीखता है, और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा सीखता है तो जो अर्जित ज्ञान होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। अधिगम उत्प्रेरक होती है, सीखने के लिए प्रेरित करने वाले। और अधिगम उत्प्रेरक देखो इसलिए भी होती है कि ध्यान आकर, ये अधिगम उत्प्रेरक इसलिए होती है कि ये ध्यान आकर्षित करती है, ध्यान। इसको बिंदु को अलग से भी लिख सकते थे, ध्यान आकर्षित करती है ये बच्चों का। तो ध्यान आकर्षित करेंगी तो अधिगम उत्प्रेरक होंगी, बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करेंगी। तो अधिगम उत्प्रेरक। क्रियाशील अधिगम को प्रोत्साहित करती है, बच्चा क्रियाशील सक्रिय रह करके, क्रियाशील मतलब सक्रिय रह करके अधिगम करता है। जटिल अवधारणाओं का स्पष्टीकरण सरल रूप में करती हैं। प्रत्यक्ष अनुभवों से अधिगम होता है, प्रत्यक्ष अनुभव से अधिगम होता है तो जो अर्जित ज्ञान होता है वो स्थायी बनेगा, तो इसे मूर्त से अमूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चा मूर्त वस्तुओं से अमूर्त ज्ञान तक पहुंच रहा है। शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम, ये इंपोर्टेंट था, शिक्षण उद्देश्य की अधिकतम प्राप्ति होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की नीरसता को समाप्त करती है, रोचक बनाती है उसे। जो नीरसता है, बोरिंग जो है वातावरण, उसको दूर करती है। निरीक्षण शक्ति का विकास करती है और संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्रियात्मक पक्षों का विकास करती है, यानी कि तीनों पक्षों का विकास करती है। ये इसके महत्व से जुड़ा। और ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो आपको बहुत ज्यादा तुरंत 2 मिनट में आप निकाल लोगे कहा इस काम में आती है। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। निरीक्षण शक्ति का विकास इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेंद्रियों के अधिकतम प्रयोग से सीखता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और संज्ञानात्मक के साथ साथ उसके बाद हमने इनका वर्गीकरण देखा है, ये कितने प्रकार की होती है। तो इस वर्गीकरण में हमने इस बात को कहा कि हम 3 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जब हम बात करेंगे, ध्यान रखो मैंने बात की ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, और ज्ञानेंद्रियों यानी कि संवेदनाओं का, तभी तो इसको बहुसंवेदी, एक से अधिक संवेदनाओं का प्रयोग कर रहा है। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है, और ये 3 प्रकार हैं। इन तीनों प्रकार के अंतर्गत जो सामग्रियां हैं वो अगली स्लाइड पे हैं ही, लेकिन मैं उन तीनों प्रकार के अंतर्गत जो सामग्रियां हैं उनको बहुत अच्छे से प्रत्येक सामग्री पे विस्तार से चर्चा करके लिखेंगे, उसकी बातें फिर प्रक्षेपण के आधार पर देखेंगे और बाकी आधार पर देखेंगे। तो श्रव्य सामग्री जो होती है, जिन्हें ऑडियो एड्स कहा जाता है, जो केवल ऑडियो से सुनने से सहायता देती हैं। दृश्य सामग्रियां विजुअल एड्स कहा जाता है, जो देखने से सहायता देती है। और ये श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल, जो देखने और सुनने दोनों तरीके से ये सहायता प्रदान करती हैं। और इनमें कौन कौन सी आती हैं ये हमने देखा। इससे एक, हालांकि ये अगले ध्यान को अगले सेशन में ये स्लाइड हमारी कॉमन रहेगी, और इसलिए कॉमन रहेगी कि मुझे इसी स्लाइड में से एक एक सामान लिखते जाना है, जिससे जो लिखाया है उसके प्रत्येक सामग्री पे आपसे चर्चा हो जाए, तो कोई दिक्कत, हालांकि मुझे याद भी रहेंगी।
फिर भी इसको रख लेंगे जिससे आपको ये लगे कि प्रत्येक सामग्री पे चर्चा हो गई है। तो श्रव्य सामग्री कौन सी है? जिन्हें केवल सुना जा सकता है, सुने जा सकते में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगोफोन, ये आपकी सुनने लायक सामग्रियां हैं। दृश्य सामग्रियां ज्यादा है और दृश्य सामग्रियों से सवाल बहुत ज्यादा निकल आता है। तो चार्ट, मॉडल, नक्शे, ग्राफ, पोस्टर, मुद्रित सामग्रियां, और मुद्रित सामग्रियों में सब पुस्तकें आ जाएंगी, अखबार आ जाएंगी, सब पत्रिकाएं, मैगजीन आ जाएंगी, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनेल बोर्ड, जियो बोर्ड, अबेकस, क्विजनर रॉड है, क्विजनर छड़ा जिसे बोलते हैं, सेक्सटेंट, मैजिक लालटेन, एपीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपीस्कोप, एपीडेस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये जो इंपॉर्टेंट सामग्रियां हैं ये सब क्या है, इनमें से किसका क्या यूज है। और श्रव्य दृश्य में आप जानते ही हो टीवी है, कंप्यूटर है, सिनेमा है, कठपुतली है, वृत्त चित्र, वृत्त चित्र मैंने लिखा, हाँ वृत्त चित्र ही रहा, डॉक्यूमेंट्री जिसे हम बोलेंगे, इसकी मैं व्याख्या करूंगा, लघु फिल्म होती है, शॉर्ट फिल्म। तो वृत्त चित्र, ये वृत्त चित्र तो कई सारे बच्चे इसको वृत्त चित्र, इसका नाम चित्र समझ करके इसको चित्र में कराई कि ये तो देखने वाली दृश्य सामग्री है, जबकि वृत्त चित्र छोटी लघु फिल्म होती है, डॉक्यूमेंट्री जिसे होती है, श्रव्य दृश्य में आती है, कठपुतली नाटक। तो ये वर्गीकरण हमने देखा। अब इस वर्गीकरण को आगे बढ़ाएंगे और इस वर्गीकरण पे आधारित प्रत्येक सामग्री का पोस्टमार्टम करेंगे, हर सामग्री के वास्तविक उपयोग को जानेंगे कि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी भूमिका निभाती है। इसे हम दूसरे सेशन में करते हैं, जिससे प्रत्येक सेशन, और आप जब पहला सेशन देख रहे हो तो पहले सेशन के तुरंत बाद आपको दूसरा सेशन भी साथ साथ देखना है, जिससे हर सामग्री से आपका कनेक्शन हो। तो चलिए विद्यार्थियों, इस खंड में इतना, अगला सेशन मैं तुरंत बनाता हूं और अगले खंड को मैं दूसरे वीडियो में डालता हूं, जिससे आपकी जो अधिगम प्रक्रिया है वो आपकी लगातार चले, अच्छे से चले। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी के पार्ट 2 में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।